A drop of some liquid of volume 0.04 centimeter cube is placed on the surface of a glass slide. Then another glass slide is placed on it in such a way that the liquid forms a thin layer of 20 centimeter square between the surfaces of two slides. To separate the slides of a force of 16 into 10 to the power 5 dyne has to be applied normal to the surface. The surface tension of the liquid in dyne per centimeter is. ठीक है, कुछ लिक्विड हमने प्लेस किया ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास स्लाइड, फिर दूसरी ग्लास स्लाइड उसके ऊपर रख दिए ताकि उनके बीच में जो थिन लेयर बनी है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बन गया. ठीक है, स्क्वायर मान लेते हैं उसको हम. ठीक है, और कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन. ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा. मान लिया ये एक ग्लास स्लाइड है, टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू. ठीक, और उस पर तुमने कुछ लिक्विड रखा था ये. ठीक, और उसके ऊपर एक ग्लास स्लाइड और रख दी तुमने. ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा, अब इसको थोड़ा विजुलाइज करने वाला खेल है. ये यहाँ जो लिक्विड रहा होगा इसकी वजह से सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा T इंटू 2πr. ठीक है, T इंटू 2πr जो है वो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, और वही किसके बराबर है 116 इंटू 10 टू द पावर 5 के बराबर है. अब रेडियस कैसे निकालेंगे? ठीक है, रेडियस कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है. एरिया, तो एरिया को आप पाई आर स्क्वायर डाल सकते हो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे एक डाउट और है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप रखी है तो उसको मैंने तो स्फेरिकल ही मतलब सर्कुलर ही मान लिया है. ठीक है, जब एक गिलास स्लाइड रखी उसके ऊपर एक बूंद रखी आपने, फिर दूसरी गिलास स्लाइड रख दी, तो मैंने तो ये मान लिया कि वो किस शेप में फैल गया लिक्विड, सर्कुलर उस शेप में फैल गया है. ठीक है, और एरिया दे ही रखा है आपको, थिन लेयर ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मैंने सर्कुलर एरिया मान लिया, तो पाई आर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे? यहाँ से आप फाइंड करोगे आर, और इस आर की वैल्यू इंसर्ट करोगे यहाँ पे, तब आपको सरफेस टेंशन मिलेगा. तो सरफेस टेंशन आपको मिल जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 2πr. तो एक बार करना, आपको इसमें आंसर मिलेगा. फिर under the isothermal condition energy is supplied to a soap bubble of surface tension sigma and radius r to double the radius of the soap bubble. तो रेडियस अगर आप डबल करोगे तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा? तो पहले एरिया कितना होगा? तो वो होगा 8πr स्क्वायर. सोप बबल में 8πr स्क्वायर एरिया होता है, और रेडियस आप डबल कर दोगे तो आर स्क्वायर जो है 4 गुना हो जाएगा, तो ये 32πr स्क्वायर नया एरिया हो जाएगा. तो जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी होगी वो होगी आपका सरफेस टेंशन, that is sigma into increase in area, 32 minus 8, that is 14πr square, sorry 24πr square. So your answer is B part. एक बार चेक कर लेते हैं, पहले रेडियस कितनी थी? r थी, और रेडियस हम डबल कर रहे हैं, तो 8πr रेडियस को डबल करेंगे तो आर स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा. तो जब ये 4 गुना हो जाएगा, सो बबल है, तो 8 4 जा 32πr स्क्वायर हो जाएगा. तो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा? तो 32 माइनस 8 बनेगा 24πr स्क्वायर, और सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इंक्रीज इन एनर्जी हो जाएगा, और यही वर्क डन के बराबर होगा, और यही एनर्जी सप्लाइड के बराबर होगा. ठीक है, तो एकदम सही है, बी पार्ट इसका आंसर बनेगा. A 20 centimeter long capillary tube is dipped in water. The water rises up to 8 centimeter. If the entire arrangement is put in free falling elevator, the length of the water column in the capillary tube. तो जितनी कैपिलरी होगी पूरी भर जाएगी. अभी हमने एक क्वेश्चन और देखा था, सेम क्वेश्चन है ये, बी पार्ट. The wettability of a surface of a liquid depends primarily on. लिक्विड वेट मतलब सरफेस जो है वो लिक्विड से बैट हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन से फोर्सेज ज़्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा हैं कि एडेसिव फोर्सेज ज़्यादा हैं. और कोहेसिव फोर्सेज और एडेसिव फोर्सेज का जो खेल है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा.
तो आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, सीधी बात है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वेटेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है तो एडेसिव फोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वेटेबिलिटी उसकी नहीं होगी। द प्रेशर exerted at any point in an enclosed fluid is transmitted equally in all directions. This is known as, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पास्कल लॉ। कि कोई कन्फाइंड फ्लूइड है और उसमें अगर कहीं एक पॉइंट पे कहीं प्रेशर का वेरिएशन क्रिएट हुआ है तो वो प्रेशर का वेरिएशन अनडिमिनिश्ड पूरे फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, एक आइडेंटिकल स्मॉल होल बनाए हैं हमने एक टैंक में, और टैंक टॉप पे ओपन है, कर्वेचर कुछ ज़्यादा ही कर्व कर दिया, वो ऐसे भरा होगा पूरा टैंक, और यहाँ पे इनमें हाइट का डिफरेंस h है, तो नेट हॉरिजेंटल फोर्स पूछ रहे हैं। तो ध्यान से समझना कैसे कर रहे हैं इसको। डायग्राम साफ बनाते हैं। ये मान लिया टैंक है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, और हमने कुछ होल्स बनाए हुए हैं। एक होल तो यहाँ बनाया हुआ है और एक होल यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। और इसकी हाइट मैं कह रहा हूँ ये h1 है, h1 नाम रखते हैं, और इसकी हाइट जो है या डेप्थ जो है वो h2 है, और h2 माइनस h1 h के बराबर है, वो दिया है आपको, h2 माइनस h1 जो है वो h के बराबर है। तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा इसकी वेलोसिटी होगी √2gh1, 2gh2 सॉरी h2 है वहाँ पे, और यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी होगी √2gh1। ये टॉर्सली थ्योरम से है। तो फोर्स कितना लगेगा, तो इधर जो फोर्स लगेगा थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ, ठीक है, ये होगा ρAv1 स्क्वायर, ठीक है, ρAv स्क्वायर, वी स्क्वायर नाम रखते हैं, ठीक है। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा ρAv स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ जो फोर्स लगेगा वो भी होगा ρAv स्क्वायर। अब वहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ वेलोसिटी अलग है, तो यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये डेप्थ ज़्यादा है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो नेट जो फोर्स बनेगा एफ नेट वो आपका आ जाएगा ρA√2gh2 का स्क्वायर माइनस वो वाला फोर्स ऊपर जो लग रहा है वो है ρAv स्क्वायर, और वहाँ का v जो है वो है √2gh1 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, तो जो कॉमन बाहर आ रहा है वो रो बाहर आ जाएगा, कॉमन a आ जाएगा, 2g आ जाएगा, और अंदर जो बचने वाला है वो h2 माइनस h1 बचने वाला है, दैट इज h। तो नेट फोर्स जो है वो h की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट, 28 का बी पार्ट। Water rises in a capillary tube up to a height of 10 centimeter, whereas mercury depresses in it by 3.42 सेंटीमीटर, ठीक है। पानी कितना राइज कर रहा है, 10 सेंटीमीटर। मरकरी में कितना फॉल हो रहा है, कितना डिप्रेस हो जा रही है, 3.42 सेंटीमीटर। मरकरी का कॉन्ट्रैक्ट एंगल दिया है और डेंसिटी दी है। देन द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड मर्करी, सरफेस टेंशन का रेशियो पूछ रहे हैं। अब पानी का तो कॉन्ट्रैक्ट एंगल दिया नहीं है, तो पानी का कॉन्ट्रैक्ट एंगल फिर हम जीरो मान लेते हैं, और सरफेस टेंशन का रेशियो पूछ रहे हैं, पानी का सरफेस टेंशन और मरकरी की सरफेस टेंशन का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। दोनों में फॉर्मूले लगाते हैं। फिर पानी की जो हाइट होगी वो हो जाएगी 2t cos 0 अपॉन r रो जी, और ये सरफेस टेंशन पानी का है, तो ये पानी की हाइट है, ठीक। मरकरी की हाइट लिखेंगे हम hg, तो ये आपका आ जाएगा 2t मरकरी cos 135, cos 135 जो होता है वो -1/√2 होता है अपॉन r रो जी। अब यहाँ डेंसिटी किसकी है, पानी की, और यहाँ डेंसिटी किसकी है, मरकरी की। तो अब दोनों क्वेश्चंस को आराम से डिवाइड करो, सारी वैल्यू डालो और सरफेस टेंशन का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन का रेशियो जो आएगा यहाँ पे वो निगेटिव रेशियो आएगा, या फिर आप ऐसा करना कि इस जो पानी की हाइट है उसको तो आप 10 सेंटीमीटर डालना, और मरकरी की जो डेप्थ है वो -3.42 डालना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पानी ऊपर की तरफ राइज कर रहा है और मरकरी नीचे डिप्रेस हो रही है, तो उनमें क्वालिटेटिव डिफरेंस है, तो एक को हम प्लस लिखेंगे दूसरे को माइनस लिखेंगे, तो ये ठीक रहेगा। तो जो cos 135 का माइनस आएगा वो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको पानी का सरफेस टेंशन और मरकरी के सरफेस टेंशन का रेशियो मिल जाएगा। Two capillary tubes of length in ratio 2:1 and radius 1:2 are connected in series। दो कैपिलरी ट्यूब है, उनकी लेंथ का रेशियो दिया है और रेडियस का रेशियो दिया है,
और एज्यूम द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू द ट्यूब इज स्टडी, फ्लो स्टडी है, तो प्रेशर डिफरेंस का रेशियो पूछ रहे हैं। तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। दो ट्यूब आपने सीरीज में लगाई हुई हैं इस तरह से, तो हम उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे, विस्कस रेजिस्टेंस। मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होती है, करंट तो सेम होती है सीरीज में, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वही तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ओम्स लॉ सोचो, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखेंगे हम। वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ प्रेशर डिफरेंस होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक करंट होती है, यहाँ आपकी वाटर करंट होगी, और वहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ विस्कस रेजिस्टेंस होता है। तो सीरीज में करंट सेम है, तो प्रेशर डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस लिखते हैं, पहला रेजिस्टेंस, अगर लेंथ का रेशियो 2:1 है तो इसकी लेंथ 2L ले लेते हैं, इसकी लेंथ L ले लेते हैं, और रेडियस का रेशियो जो है 1:2 है, तो इसकी रेडियस R ले लेते हैं, स्मॉल r, तो इसकी रेडियस 2R ले लेते हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 8 ईटा L अपॉन पाई R2 पावर 4, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। तो पहले की लेंथ 2L है, तो इसमें 8 ईटा 2L अपॉन पाई R2 पावर 4 डालेंगे, और दूसरे का रेजिस्टेंस में लेंथ L ही है, तो 8 ईटा L, लेकिन 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 रेडियस 2R है, तो 2R की पावर 4, तो ये आपका बन जाएगा ईटा L अपॉन 2 पाई R की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 जो बनाएंगे वो 16 हो जाएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो एक 2 नीचे रह जाएगा। तो अब हम R1 अपॉन R2 अगर देखें इसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला है 32:1। करेंगे आप खुद डिवाइड, तभी आपको पता लगेगा। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 30:1 है, तो प्रेशर डिफरेंस का रेशियो भी 30:1 ही आना चाहिए, 32:1 ही आना चाहिए। टू स्फेरिकल 100 बबल है, उनके डायमीटर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिए हैं, और ये कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? ऑन द एंड ऑफ ए नैरो हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब। सरफेस टेंशन दिया, तो प्रेशर डिफरेंस पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो पहले के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, या पहले के अंदर जो प्रेशर होगा P1, वो हो जाएगा P0 प्लस 4T/R1, और दूसरे के अंदर जो प्रेशर होगा P2, वो हो जाएगा P0 प्लस 4T/R2, और दोनों की रेडियस आपको दी हुई है R1 R2। तो आपको उन दोनों के अंदर का अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P2 माइनस P1, ठीक है। तो P0 से P0 कट जाएगा, 4T कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। तो सब कुछ सॉल्व करोगे, सारी वैल्यू डालोगे, आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। थर्टी टू थ्योरेटिकल है। द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेज टू विस्कस फोर्स, ये आपको याद रखना है, इसको रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। इनर्शियल फोर्सेज और विस्कस फोर्सेज का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। विस्कस फोर्स जितने ज़्यादा होंगे, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उतना रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर कम होगा तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम होता है तो चांसेस इस बात के ज़्यादा होते हैं कि फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा, स्टडी फ्लो होगा। तो ऊपर जो है वो इनर्शियल फोर्सेज आते हैं, ऊपर डेंसिटी आती है और नीचे विस्कोसिटी आती है। जब हम रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद करते हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले में ऊपर आती है डेंसिटी, और नीचे क्या आती है? नीचे आती है विस्कोसिटी। तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, और विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर इस रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट। The excess pressure inside one soap bubble is 3 times that the inside of second soap bubble. The ratio of the volume of the first bubble to that of second. अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ही क्या है? तो जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 4T/R। तो एक की रेडियस R1 कर देते हैं, ये डेल्टा P1 हो जाएगा, और डेल्टा P2 जो आएगा वो आ जाएगा 4T/R2, ठीक। अब पहले का जो एक्सेस प्रेशर है वो दूसरे बबल का 3 गुना है, यानी डेल्टा P1 जो है वो आपका 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2 के बराबर है। तो वैल्यू डाल देते हैं, डेल्टा P1 कितना हो जाएगा? 4T/R1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा P2 कितना हो जाएगा? तो 4T/R2 हो जाएगा। तो 40 से 40 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या आंसर बनेगा? आपको R1/R2 पूछ रहे हैं, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो पहले हम रेडियस का रेशियो निकालते हैं, R1/R2। तो R1/R2 आ जाएगा 1:3, तो V1/V2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:27। सो योर आंसर इज ए पार्ट। 33 का आंसर ए पार्ट। 34,
पानी जो है 20 मिलीमीटर तक कैपिलरी में राइज कर रहा है। अब हम रेडियस 1/3 कर दे रहे हैं, तो रेडियस अगर 1/3 करोगे तो हाइट 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाइट का जो फॉर्मूला होता है रेडियस के इन्वर्स होता है। हाइट क्या होता है कैपिलरी में? 2t cos थीटा अपॉन r rho g। तो रेडियस जितनी कम होगी हाइट उतनी ज़्यादा होती जाएगी। बी पार्ट, रेडियस हम 1/3 कर रहे हैं ना। इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज मेड 1/3, तो रेडियस आपने 1/3 करी तो हाइट जो है, नई हाइट जो है वो कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। तो आंसर, इसका सही आंसर बी पार्ट बनेगा। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस यूनिट इज पॉइज, और एसआई यूनिट जो है पॉजई है, पॉजई, ठीक है। पॉजली नहीं कहते हैं इसको, पॉजई कहते हैं। पॉजई प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेंच टर्म है, और पहले कुछ वर्ड्स ही बोले जाते हैं, आखिरी के पहले कुछ लेटर्स ही बोले जाते हैं, आखिरी के लेटर्स का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉजई है। तो ऐसा यूनिट पॉइज है, और सॉरी सीजीएस यूनिट पॉइज है और ऐसा यूनिट पॉजई है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। एक जो पॉजई है, एक ऐसा यूनिट जो होती है विस्कोसिटी की, वो 10 सीजीएस यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। तो आप कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच करेगा? ये आंसर मैच करेगा, ठीक है, कि 1 पॉजई इज इक्वल टू 10 पॉइज। इसमें कह रहे हैं लिक्विड राइजेस टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन ए कैपिलरी ट्यूब, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड इज 0, ठीक है। इफ द ट्यूब इज डिप्रेस्ड मोर नाउ सो दैट द top of capillary is only 1 centimeter above the liquid, then the apparent angle of contact between the solid and the liquid। ध्यान से सुनना, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 था तो इक्वेशन बनेगी 2t cos 0 अपॉन r rho g, और ये 2 सेंटीमीटर राइज कर जा रहा है। फिर आपने कहा कि नहीं, हम तो 1 सेंटीमीटर ही ट्यूब लगाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर ही राइज करेगा, 2 सेंटीमीटर तो अब ट्यूब ही नहीं है। तो अब कॉन्टैक्ट एंगल 0 नहीं होगा। अब ये जो एंगल है कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, अब ये कुछ हो गया होगा, तो वही अपरेंट कॉन्टैक्ट एंगल पूछ रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r rho g इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की जगह अब होगा ये 1 सेंटीमीटर। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो cos थीटा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा, और cos थीटा 1/2 आ गया तो थीटा तुम्हारा कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो 36 का आंसर बनेगा सी पार्ट, ठीक है। वो अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 था और पूरी लेंथ मिलती तो वो 2 सेंटीमीटर राइज कर सकता था। अब आपने गेम ये खेला कि आपने ट्यूब 2 सेंटीमीटर की नहीं रखी, आपने ट्यूब सिर्फ 1 सेंटीमीटर की रखी है। तो अब ओवरफ्लो तो होगा नहीं, फाउंटेन तो बनेगा नहीं, तो 1 सेंटीमीटर तक राइज करेगा, लेकिन अब जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो 0 वाला नहीं रहा होगा, अब वो कॉन्टैक्ट एंगल अपरेंट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो वही हमें फाइंड करना था। तो बस हमने सिंपल 2 इक्वेशन बना ली, एक ओरिजिनल कॉन्टैक्ट एंगल की, एक अपरेंट कॉन्टैक्ट एंगल की। टोटल ओरिजिनल लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, अब जो आपने लेंथ उसको दी है चढ़ने के लिए वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही दी है। दोनों को डिवाइड करेंगे, आराम से आपको आंसर मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखना है। अपरेंट कॉन्टैक्ट एंगल का खेल, रेडियस का रेशियो 2:1 है, तो प्रेशर का रेशियो क्या होगा? एक्सिस प्रेशर का, तो एक्सिस प्रेशर रेडियस के इनवर्स रेशियो में होता है, तो 1:2 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी के लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। जो वी है वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, और वी डैश जो है वो टोटल वॉल्यूम है। तो हमें ये पता है वॉल्यूम इमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो योर आंसर इज बी पार्ट।